प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारे अध्ययन का विषय जापान का सम्राट। जापान के सम्राट के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जापानियों को इस बात पर बहुत गर्व है कि उनका राजवंश विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है। वर्तमान राजवंश 2600 से भी अधिक वर्षों से वहाँ राज करता आ रहा है। वहाँ का वर्तमान सम्राट नारुहितो 125वें शासक है। जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है और वे इसका सदैव ईश्वर की भांति सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं। नवीन संविधान के पूर्व राज सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सम्राट से डाइट को स्थानांतरित कर दी गई है। अनुच्छेद 2 के अनुसार सम्राट का पद वंश परंपरा अनुकूल रखा गया। उसका उत्तराधिकार डाइट द्वारा साम्राज्य गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। इंग्लैंड के समान जापान में सम्राट की मृत्यु के अनंतर ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। पुत्र न होने पर पुत्री भी इस पद की अधिकारिणी हो सकती है। वर्तमान संविधान में सम्राट के कार्य और शक्तियां। मेजी संविधान 1889 के अंतर्गत सम्राट को जो दैवित्व, सर्वोपरिता, निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी, उसे वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सम्राट के शासन के स्थान पर वर्तमान संविधान द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया है। अब सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, फिर भी सम्राट को कुछ कार्य करने होते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 और 7 में सम्राट को मुख्यतः निम्न कार्य और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य। सम्राट मुख्य रूप से निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जो इस प्रकार है। पहली, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु सम्राट का ये कार्य मात्र औपचारिकता है। उसकी कोई शक्ति या अधिकार नहीं। किसी भी परिस्थिति में सम्राट इस प्रसंग में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, परंतु इस संबंध में काफी उसकी पसंद का कोई महत्व नहीं है। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे कैबिनेट ने मनोनीत किया है। मुख्य न्यायाधीश का चयन करने की शक्ति कैबिनेट को है। सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति केवल औपचारिक मात्र है। प्रमाणित करने का कार्य। राज्य के मंत्रियों, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति पदच्युति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया हो प्रमाणित करना है। राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्र और समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना। अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना। सामान्य क्षमा, सर्व क्षमा या अपराधियों के दंड में परिवर्तन को भी प्रमाणित करना। सम्राट के विधायी कार्य। विधायी क्षेत्र में सम्राट को विशेषतः निम्न कार्य करने होते हैं: संवैधानिक संशोधन, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना, डाइट के अधिवेशन को आमंत्रित करना, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना, डाइट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करना। चौथा कार्य, उपाधियां, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत सम्राट के द्वारा उपाधियों और सम्मान को वितरित करने का कार्य किया जाता है। विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राज्याध्यक्ष आदि का स्वागत करना। अन्य समारोह संबंधी औपचारिक कार्य किए जाते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान, दूसरा वास्तविक प्रधान। जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है। ब्रिटिश सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, लेकिन फिर भी ऐसा समझा जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कार्यों अथवा शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। जापान का सम्राट शासन व्यवस्था के कार्यों को कभी प्रभावित कर सकेगा, इसमें निश्चित रूप से संदेह है। ब्रिटेन का सम्राट यद्यपि व्यवहार में केवल एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी उसे अनेक शक्तियां प्राप्त है। जापान के सम्राट की स्थिति भिन्न है।
सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से जापान के सम्राट की शक्तियां शून्य है। जापान के सम्राट की वास्तविक स्थिति हम देखते हैं। 1889 के मेiji संविधान के अंतर्गत सम्राट समस्त शक्तियों का स्रोत था। समस्त प्रभुसत्ता उसमें निहित थी। मंत्री केवल परामर्शदाता ही थे। लेकिन 1947 के संविधान के अंतर्गत स्थिति नितांत परिवर्तित हो गई है। अब सम्राट एक वैधानिक प्रधान मात्र है। सम्राट की निजी वास्तविक शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। संविधान के द्वारा सम्राट को जो भी शक्तियाँ प्रदान की गई है उन सब का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की मंत्रणा और स्वीकृति आवश्यक होगी। इन कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है सम्राट केवल राज्य से संबंधित ही कार्य करेगा जिनकी संविधान में व्यवस्था है और उसे शासन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। संविधान के इन उपबंधों से सम्राट की स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये बात नितांत स्पष्ट है कि वह मात्र एक संवैधानिक प्रधान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह किसी भी शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने ही विवेक के अनुसार करने की स्थिति में नहीं है। जापान के सम्राट के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर उसे मात्र एक स्वर्णिम शून्य गोल्डन जीरो कहा जा सकता है। पहला है, ग्रेट ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी सम्राट को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त है, यद्यपि व्यवहार में उसकी शक्तियों को परंपराओं के आधार पर सीमित कर दिया गया है। इसके विपरीत जापान के सम्राट की शक्तियों को 1947 के संविधान के द्वारा ही सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार जापान का सम्राट न केवल व्यवहार में वरन सिद्धांत में भी संवैधानिक प्रधान मात्र है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, प्रतिनिधि सदन को भंग करना, डाइट को आमंत्रित करना, अन्य किसी बात के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। डाइट द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए उस पर सम्राट के हस्ताक्षर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सम्राट संवैधानिक संशोधन या विधेयक को सरकारी गजट या सूचना पत्र में छपने की आज्ञा मात्र प्रदान करता है, जिसे सम्राट द्वारा कानून की उद्घोषणा का नाम दिया गया है। तीसरा, ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, लेकिन आज भी उसके वास्तविक अधिकारों का वर्णन करते हुए बेजोड़ कहता है कि सम्राट को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल को परामर्श दे, उसे प्रोत्साहित करे, उसे चेतावनी दे। परंतु यह नितांत स्पष्ट है कि जापान के सम्राट को इस प्रकार के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः हम जापान के सम्राट को एक स्वर्णिम शून्य या गोल्डन जीरो कह सकते हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि जापान का सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। जापान के संविधान में उसे केवल प्रतीकात्मक भूमिका ही प्राप्त है। वह राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है, जो अपनी स्थिति उन लोगों की इच्छा से ग्रहण करेगा जिनमें संप्रभुता निहित है। धन्यवाद।